Hello everyone, welcome to my channel. I am Shweta, your English teacher, and I hope you all are doing great. So, कैसी चल रही है बच्चों पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी. 9th क्लास वाले अपनी न्यू बुक को एंजॉय कर रहे हैं. लाइक सीरियसली बुक बहुत अच्छी है, बस ध्यान से पढ़ लो, है ना. सेकेंडली 10th क्लास वालों, आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 11th 12th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सब मतलब अपना पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है, आज का जो टॉपिक है, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट 9, 10, 11, even 12. Why? Because this is the topic which is important for all these 4 classes. ठीक है, आज हम करने वाले हैं poetic devices, जो क्लास 9 से लेके 12th तक सभी बच्चों के काम आने वाला टॉपिक है, और जिसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 101% आने वाला है. ये सभी को पता है ना. चलो, जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया, तो मतलब अब सबको पता है ना. तो शुरू करते हैं. पोएटिक डिवाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोएटिक डिवाइस है क्या? क्या चीज है ये? दे आर सम टूल्स. व्हाट आर दे? दे आर सम टूल्स, सम टेक्निक्स which enhance the beauty to the work of poet. कोई भी पोएट जब अपनी जो वो पोएम लिख रहा है, जो भी अपना जो वर्क वो प्रिपेयर कर रहा है, उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, उसमें एक सुंदरता लाने के लिए, उसमें बैलेंस लाने के लिए वो कुछ टेक्निक्स यूज करता है. उन्हीं को कहते हैं पोएटिक डिवाइस. बहुत इजी से हैं, बहुत जल्दी समझ में आने वाली चीजें हैं, बट हाँ, एज आई हैव ऑब्जर्व, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वो कंफ्यूजन कब होती है? जब हम उनको प्रॉपर समझते नहीं हैं, जब हम तुक्के लगाना शुरू करते हैं. तो तुक्के नहीं लगाने हैं. पोएटिक डिवाइस को आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से करने वाले हैं, सो दैट आपका जो नेक्स्ट आपकी जो एग्जाम है या जो क्लास टेस्ट होने वाले हैं, उसमें पोएटिक डिवाइस से कोई मार्क्स नहीं जाना चाहिए भाई. ठीक है, प्रॉमिस ना. हाँ, तो पोएटिक डिवाइस से कोई मार्क नहीं जाना चाहिए. फाइन, शुरू करते हैं पोएटिक डिवाइसेस. So very first question is, what are poetic devices? भाई हैं क्या poetic device? Poetic devices are the tools used by poets to enhance meaning, sound and beauty of the poem. अपने poem की beauty को बढ़ाने के लिए जब कुछ tools एक poet use करता है, उन्हीं को हम पोएटिक डिवाइस के नाम से जानते हैं. दे मेक पोएम्स मोर एक्सप्रेसिव एंड एंगेजिंग. तो वो पोएम को और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाती हैं. ठीक है, जिससे रीडर और ज्यादा एंगेज होता है, तो वो ब्यूटी बढ़ा देते हैं पोएम की. उनको हम क्या कहेंगे? पोएटिक डिवाइस कहेंगे. ठीक है, पोएटिक डिवाइस हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम उतने ही करेंगे जितने हमारे एग्जाम में आने की संभावना है. ठीक है, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है. द थिंग इज कि जितना करना है उसको क्वालिटी बेस्ड करना है. ठीक है ना. तो पोएटिक डिवाइस आज हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे. आई प्रॉमिस कि आज के बाद पोएटिक डिवाइस में से मार्क नहीं जाएगा. सेकेंडली, उतने ही करेंगे जितने 9 to 12 के लिए जरूरी हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली. ठीक है, तो वही करने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला है भाई सिमिली. अब ये सिमिली क्या है? कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज. ठीक है, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स और टू आइडियाज और टू क्वालिटीज, ठीक है, विद यूज ऑफ लाइक और एज, देन इट इज सिमिली. कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं. हर स्माइल इज लाइक द सन. उसकी जो मुस्कुराहट है वो कैसी है? वो सन के जैसी है. तो यहाँ पे उसकी मुस्कुराहट को हमने कंपेयर किया है सन से. किसके साथ? लाइक के यूज के साथ. ठीक है, लाइक यूज करके. जैसे मैं कहूं शी इज एज ब्यूटिफुल एज एन एंजल. तो वो इतनी सुंदर है जैसे कि कोई एंजल होती है. ही इज ब्रेव लाइक अ लायन. वो एक लायन के जैसा ब्रेव है. तो ये उनमें क्वालिटीज है, और उनकी क्वालिटीज को हमने
किसी एक ऐसी चीज से या किसी एक ऐसे पर्सन से या किसी एक ऐसे एलिमेंट से हमने उसको कंपेयर कर दिया है कि आप इजीली समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने कहा ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, मतलब आप समझ गए भाई वो इतना बहादुर है। अगर लॉयन से कंपेरिजन, लॉयन क्या है, ही इज द किंग ऑफ द जंगल, है ना। तो इतना ब्रेव है वो कि मैंने उसको किससे कंपेयर कर दिया, लॉयन से। तो मैंने क्या कहा कि ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन, उसमें लॉयन जैसी कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है, इसलिए वो उसको मैंने उससे कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को विद यूजिंग लाइक और as, then it is simile. Examples are here before you, ठीक है। So descriptive comparison using like or as to suggest likeness, it is simile, ठीक है। A quick child as fast as a fox, as fast as a fox, तो वो बच्चा कैसा है, जितना फास्ट फोक्स हो, जितना तेज जितना फोक्स है उतना ही तेज वो बच्चा भी है। तो ठीक है, इस तरह से जब हम कंपेयर करते हैं। फाइन, आगे चलेंगे। मेटाफॉर, व्हाट इज मेटाफॉर, डायरेक्ट कंपैरिजन। अब यहां भी कंपैरिजन है भाई, अभी पीछे पढ़ा ना हमने कंपैरिजन, क्या पढ़ा सिमिली में, कंपैरिजन विद यूजिंग लाइक और एज, और यहाँ भी कंपैरिजन है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है, मींस देयर इज नो यूज ऑफ लाइक और एज, ठीक है। यहाँ पर भी कंपैरिजन है लेकिन यहाँ लाइक या एज का यूज नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। टाइम इज अ थीफ, समय चोर है, समय चोर के जैसा नहीं है, समय चोर के जैसा नहीं है, समय चोर है, बस यही डिफरेंस है। जैसे जैसे देखो मैंने क्या कहा, अभी पिछले सेंटेंस में मैंने बोला था ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन, अब यहां मैं बोलूं ही इज अ लॉयन, वो एक शेर है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही मैंने उसको लॉयन कहा उसके पंजे निकल आएंगे और उसके फैंग्स आ जाएंगे और वो रोर करना शुरू कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है, उसकी अपीयरेंस चेंज नहीं होने वाली है, बट ही दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग सम क्वालिटीज लाइक लॉयन, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग हिम लॉयन। तो मैंने उसको सीधा कहा ही इज अ लॉयन, अरे वो तो इतना बहादुर है ना। तो जब हम उसको जब हम कंपेयर कर रहे हैं लाइक या एज के साथ तो हम बोलेंगे सिमिली, लेकिन जब हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर है हमारा, सॉरी, ओहो नहीं जाना, इसको जाना ही नहीं है, तो यहां पर है हमारा मेटाफोर, ठीक है। क्लियर है इतना? आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट रह जाता है तो बेटा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपके सॉल्यूशन लेके हम फिर हाजिर हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए नेक्स्ट वन इज एलिटरेशन। नाउ व्हाट इज एलिटरेशन? सेम स्टार्टिंग साउंड रिपीटेशन। जब किसी एक पर्टिकुलर लाइन में कुछ वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड जब सेम कॉन्सोनेंट से, जब सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, स्पेशली विद कॉन्सोनेंट, तो वहां पर क्या है, वहां पर है हमारा एलिटरेशन। एलिटरेशन के पार्ट भी हमारे एजोनेंस, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, उनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, एलिटरेशन मेनली आता है आपका बेटा, ठीक है। एलिटरेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सेम स्टार्टिंग साउंड रिपीटेशन, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके टंग ट्विस्टर्स। आपके जो टंग ट्विस्टर्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे होते हैं, है ना। शी सेल, सी शेल बाय द सी शोर, बीटी बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वाज बिटर, देन शी बॉट सम मोर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर, है ना। टू विचेस वो वॉचिंग, टू वॉचेस विच वुड वॉच विच वॉच। तो यहाँ पर क्या है कि सेम लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। तो जो टंग ट्विस्टर्स है वो बेस्ट एग्जाम्पल रहते हैं हमारा एलिटरेशन का। यहाँ पर देखिए शी सेल, सी शेल, आगे मैं पूरा कर देती हूँ, बाय द सी शोर, ठीक है। 7 सिल्वर शिप्स सेलिंग, स्वीट समर सन। तो जब सेम लेटर से दो या दो से ज्यादा वर्ड एक लाइन में आ रहे हैं विद सेम लेटर, ओके, तो वहां पर क्या है, हमारा एलिटरेशन है। हाउ सिंपल इट इज, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कितना आसान है। चलो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो ये वर्ड है ये शुरू होता है बेटा, देखो इसमें खुद में क्या है, पर्सन, ठीक है। इट मीन्स जब
पर्सन की क्वालिटी देकर किसी को पर्सोनिफाई कर दिया जाए तो हम उसको कहेंगे कि यहां पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, व्हेन some human attributes given to some non-human or non-living person or thing, that is then there is personification। कैसे, देखो, human qualities to non-living things, ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग, मतलब किसी कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट, कोई ह्यूमन ट्रेट, कोई ह्यूमन क्वालिटी, कोई ह्यूमन हैबिट जब किसी नॉन ह्यूमन को या नॉन लिविंग की तरफ पास ऑन कर दी जाए तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। कैसे होता है? द विंड विस्पर्ड, क्या हवा बोलती है, किसी ने सुना है, लेकिन जब हमारे पास से गुजरती है तो कुछ आवाज तो आती है। ठीक है, तो हमने उसको क्या कहा कि विंग विस्पर्ड। अब ये सॉरी, ये विस्परिंग किसकी क्वालिटी है? ये ह्यूमंस की क्वालिटी है ना। जब ह्यूमंस विस्परिंग करते हैं तो यही क्वालिटी हमने दे दी विंड को, तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन आ गया। इसका एक और एग्जांपल लो, द स्टार्स आर डांसिंग इन द स्काई, द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द ब्रीज, द सन स्माइल। क्या आपने स्माइल करते हुए देखा है? लेकिन हाँ, जब वो हमें कुछ मौसम अच्छा लगता है तो द सन इज स्माइलिंग, सर्दियों में तो खास करके अच्छा लगता है, गर्मियों में तो किसको सूर्यदेव अच्छे लगते हैं, है ना। ठीक है ना। तो जब सीधी सी बात है, जब ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग को पास ऑन कर दी जाती है बेटा, तो वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, द स्टार्स आर स्माइलिंग, द फ्लावर्स आर डांसिंग, द विंड विस्पर्ड। तो ये क्वालिटीज हैं, ये ह्यूमन क्वालिटीज हैं जो हमने नॉन ह्यूमन को दी हैं, तो यहाँ पर क्या है बेटा? पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे। इमेजरी भी अपने नाम से बता देता है बेटा, जहां पर इमेजिनेशन है वहीं पर इमेजरी है। जब हम इमेजिनेशन के साथ कोई इमेज अपने माइंड में क्रिएट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम इमेजरी यूज कर रहे हैं। कैसे? क्रिएट्स मेंटल पिक्चर्स। एग्जाम्पल, गोल्डन सन ओवर ब्लू ओशन। आप जैसे ये लाइन पढ़ोगे आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगी, गोल्डन सन ओवर ब्लू ओशन। ठीक है, तो वो जो पिक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो एक्चुअल में है या नहीं, लेकिन अभी जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है, दैट इज इमेजरी। ठीक है, जब पोएट इमेजिनेशन यूज करता है अपनी पोएम्स में, मोस्टली क्या होता है, इमेजिनेशन बेस्ड होती है ना पोएम्स। ठीक है, तो जब पोएम इमेजिनेशन कर रहा होता है, दैट इज इमेजरी इटसेल्फ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइम स्कीम। अब राइम स्कीम क्या है बेटा? जब पोएम की जो लाइंस हैं वो राइमिंग वे में एंड हो रही हैं, जब जो एंडिंग वर्ड है वो एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, तब एक प्रॉपर राइम स्कीम बनती है। कैसे बनती है? देखो, म्यूजिक इज द ओशन, हम पहले समझ चुके हैं इसको। ठीक है, म्यूजिक इज द ओशन, फर्स्ट लाइन है, हमने इसको बोला ए, दैट पुल्स मी टू द शोर। ओशन और शोर एक दूसरे के साथ राइमिंग नहीं है, सो आई विल बी राइटिंग बी देयर। ओके, सो म्यूजिक इज द रिदम। अब रिदम हम देखेंगे, क्या इसके साथ राइमिंग वर्ड है? नहीं। क्या रिदम इसके साथ राइमिंग है? नहीं। तो हम लिखेंगे सी। नाउ दैट मूव्स मी टू द कॉर। कॉर आप देखो, कॉर किसके साथ मैच हो रहा है? कॉर कॉर कॉर, शोर कोर, तो ये सेम है। तो इसको जब सेम है तो हम एक ही नाम दे देंगे दोनों को, तो इसकी राइम स्कीम बन गई बेटा ए बी सी बी। ठीक है, राइम स्कीम अलग अलग होती है, जैसे ए बी हो गया, ए बी बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, ये हमने लिखा ए बी सी बी हो गया, ए बी सी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से राइम स्कीम बनती है। ये अलग अलग है, जैसे हो गई हमारी शेक्सपियरियन या फिर हो गई हमारी स्पेंसरियन। तो यह है कि यहाँ तो आपको उलझने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि जब जो एंडिंग वर्ड है वो किसी राइम में चल रहे हैं तो हम राइम स्कीम बना लेते हैं। यहाँ ये एक, इनमें आपको जाने की खैर जरूरत है नहीं। चलिए, ऑक्सीमोरॉन। व्हाट इज एन ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन क्या होता है बेटा? जब कोई दो
ऑपोजिट आइडियाज या ऑपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के साथ आके एक मीनिंगफुल फ्रेज या मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। अ डेफनिंग साइलेंस, अ डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग क्या होता है? बहरा कर देने वाला, है ना। डेफनिंग क्या होता है बेटा? बहरा कर देने वाला। और साइलेंस क्या है हमारा? शांत। तो साइलेंस कैसे किसी को बहरा कर देगा? तो ये दोनों आइडियाज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक मीनिंग हमें निकल के आ रहा है कि जो साइलेंस था वो इतना डीप था कि बिल्कुल ऐसा, मतलब इट वॉज द डेफनिंग। ठीक है, तो डेफनिंग साइलेंस एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ के हमें कुछ क्लैरिटी मिल रही है, हमें समझ में आ रहा है कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या है? हमारा ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है, इसके लिए और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा आ जाएगा, हम कहेंगे क्वाइट रेज। हमारी 10th क्लास की पोएम है टाइगर इन द जू, उसमें ये यूज हुआ है क्वाइट रेज। क्या है क्वाइट रेज? वेट अ मिनट, इसमें मैंने हाइफन लगा दिया। ठीक है, क्या है क्वाइट? देखो, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं उस पोएम में। ठीक है, और एक दूसरे के साथ आके एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं कि टाइगर गुस्सा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए शांत है। सो ही इज इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पर भी दो ऑपोजिट आइडिया एक साथ आके एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से इफ आई वुड से दिस इज द original copy of the document. This is the original copy of the document. अब हम देखें तो ओरिजिनल और कॉपी एक दूसरे के ऑपोजिट आइडिया। कॉपी मतलब कोई दैट फेक वन है ना, और ओरिजिनल इट मीन्स प्योर, द रियल वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिस इज द ओरिजिनल कॉपी, यहाँ पर उसका मीनिंग अलग ही जा रहा है, हमें एक क्लियर मीनिंग मिल रहा है। Although they both words are, you know, they both are creating opposite ideas, but still they are giving us a meaningful phrase. ठीक है, so it is oxymoron. I hope it is clear. Okay, now symbolism. What is symbolism? जब किसी चीज को, किसी की क्वालिटी को दिखाने के लिए एज अ सिंबल कोई चीज ली जाती है। जैसे हमारी 9th क्लास की पोएम है, अभी मैंने कराई थी भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड में हिमावंत, हिमालय को स्ट्रेंथ का सिंबल दिखाया गया है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हमने किसका नाम लिया? हिमालय का। इस तरह से जब किसी एक चीज को एज अ सिग्निफिकेंस, एज अ सिंबल मान लिया जाता है, वहां पर सिंबोलिज्म होता है। जैसे द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स स्पेशली इन आर्ट एंड लिटरेचर। एग्जाम्पल, अ डव फॉर पीस। डव फॉर पीस, डव को पीस का सिंबल माना जाता है। व्हाइट कलर को पीस का सिंबल माना जाता है ना। तो इस तरह से जब किसी चीज को एज अ सिंबल हम ले लेते हैं कुछ इंडिकेशन देने के लिए, कोई मैसेज बताने के लिए, तो वहां पर क्या है? हमारा सिंबोलिज्म होता है। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी क्या है, इनके नाम थोड़े से अजीब, थोड़े बड़े बड़े से खतरनाक से नाम है। ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोली, ओनोमेटोपिया, है ना, तो देख के डर जाता है इंसान, लेकिन है कुछ नहीं। आराम से समझो, प्रैक्टिस करेंगे अभी सब हो जाएंगे। हाइपरबोली, हाइपरबोली भी अपने आप में अपना मीनिंग लिए हुए है। हाइपर, बहुत ज्यादा हाइपर, बोल, बहुत बड़े बड़े बोल बोलना, है ना, बहुत बड़े बड़े बोल बोलना, दैट इज हाइपरबोली। समथिंग इज ग्रेटली एग्जैजरेटेड टू क्रिएट एम्फेसिस और अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। अपनी बात को और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए जब हम लंबी लंबी फेंकने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट? हाइपरबोली। ठीक है, बोलते बोलते भूल जाती हूँ, मतलब देखो।
तो क्या होता है हाइपरबली, जब चीजों को एग्जैजरेट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरबली। अब एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल क्या दूं मैं आपको, दिस बुक, like this pen weighs a ton, this pen weighs a ton for me, like I am too tired that this pen weighs a ton for me, मैं इतनी थक गई हूं कि इस पेन का वजन भी मुझे 1 टन लग रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी पेन का वजन 1 टन हो जाए, बट लेकिन मैं अपनी बात को इतना इंप्रेसिव वे में कहना चाहती कि सामने वाला समझ में जाए भाई कुछ ज्यादा ही थक गई आज तो ना, कि बोलते बोलते भूल ही जा रही है ना। तो इस तरह से जब हम चीजों को इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि सामने वाला मतलब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म, बस हम फेंके जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े बोल, हाइपरबोली, है ना। तो दैट इज अच्छा। अब एक और एग्जाम्पल लो इसका, आई हैव टोल्ड यू मिलियंस ऑफ टाइम्स। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक बात को मिलियंस टाइम्स रिपीट कर दें? नहीं, है ना। लेकिन मैं अपनी बात को इंप्रेसिव बना रही हूं, यहाँ पे मैं उस पर और ज्यादा जोर दे कह रही हूँ, आई हैव टोल्ड यू मिलियंस ऑफ टाइम, मैंने इतनी बार बताया है। तो ये क्या है, ये हाइपरबली है। शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, ठीक है। तो वो इतनी खुश थी कि उसकी जो स्माइल थी वो 1 मील तक फैली हुई थी। इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन हाँ मेरा बताने का तरीका ऐसा है कि सामने वाला हाँ भाई मैं समझ गया कि वो बहुत खुश है। तो जब हम बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं तो बड़े बड़े बोल से हाइपरबली बन जाता है, ठीक है। इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, लेकिन हाँ अपनी बात को इंप्रेसिव बनाने के लिए हम जब सामने वाले के सामने बड़ी बड़ी फेंकते हैं उसको हाइपरबली कहते हैं, है ना। अब इससे आसान नहीं हो सकता बेटा कुछ भी, है ना। देखो, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक पूरा हॉर्स खा सकता हूं। देयर आर मिलियन स्टार इन द स्काई, दिस बैग वेज अ टन, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। ओके, टू शो। तो ये क्या कर रहे हैं कि मतलब अपनी बात को इतना इंप्रेसिव बना देते हैं कि इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि सामने वाला हाथ जोड़ जाए, भाई हाँ इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, देन इट इज हाइपरबली, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट वन इज एंजैपमेंट। व्हाट इज एंजैपमेंट? कितना खतरनाक नाम है, देखो एंजैपमेंट, और कितना सिंपल है, कितना इजी है ये। A sentence or phrase in a poem continues from one line to the next without a pause or punctuation. It is called enjambment. जब पोएट पोएम लिख रहा है तो वहां पर मेनली क्या है, जो हमारा जो पोएम का स्टैंजा होता है वो 4 लाइन्स का, 6 लाइन्स का, 8 लाइन्स का ऐसे होता है ना। तो जब एक लाइन से दूसरी लाइन पे कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, वो एंजैपमेंट है, ठीक है। अब जैसे पोएट ने कोई लाइन लिखी, द सन सेट्स इन द स्लोली इन द सन सेट्स स्लोली इन द स्काई एंड पेंट्स द क्लाउड्स विद गोल्ड, मतलब यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पंक्चुएशन लगा दूं, द सन सेट्स स्लोली in the sky and paints the clouds with gold। अब यहाँ पे मैंने पंक्चुएशन यूज कर ली, अब क्या यहाँ पे एंजैपमेंट है? नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर पोएट कोमा, सेमीकोलन, हाइफन, फुल स्टॉप, कुछ भी ऐसा यूज अगर कर रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी इनमें से यूज कर रहा है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए, ठीक है, तो एंजैपमेंट नहीं है। लेकिन अगर वहां पे आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कंटिन्यू चलता चला जा रहा है पोएट, ठीक है, एक लाइन से दूसरी लाइन में चला गया है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, देन वी विल से इट इज एंजैपमेंट। कितना आसान है। इट इज रियली वेरी इजी टू फाइंड इन एनी पोएम, सबसे आसानी से मिलने वाला पोएटिक डिवाइस है ये। किसी और को ढूंढने की बजाय पहले पोएम देखो क्या पंक्चुएशन मार्क है तो फिर दूसरा ढूंढो, अगर नहीं है ना तो सीधा लिखो एंजैपमेंट, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट वन इज ओनोमेटोपिया। अब ये देखो कितना खतरनाक नाम है भाई, ओनोमेटोपिया। मतलब 4 लोगों को तो इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आई कि ये लिखा क्या हुआ है ना। नहीं, डर नहीं लग रहा देख के इसको। A word imitates the natural sound it represents.
जो आवाजें हमारी होती हैं और उनको जब हम सेम नाम से बुलाते हैं वो ओनोमेटोपिया है। क्या बात है ना। घड़ी क्या करती है, टिक 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 टिक, और उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, टिक 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 टिक। यहां पे ओनोमेटोपिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे बी क्या करती हैं, बज, क्रैश, इस तरह की जो आवाजें होती हैं, है ना, बॉम्ब, बूम, इस तरह की जो आवाजें होती हैं, ये सब लाइक जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो आवाज आ रही है, उसको हमने कोई नाम दे दिया। ठीक है, डॉग क्या करता है, बो बो, वैसे तो हम बार्किंग कहेंगे लेकिन मोस्टली क्या कहते हैं, बो बो, और वो करता भी क्या है, बो बो। कैट क्या करती है, म्याऊ, और वो करती भी वही और उसकी आवाज भी वही और उसको हम कहते भी वही हैं, है ना। तो जब सेम जब जो साउंड एक्चुअली जो नेचुरल साउंड है उसको हम उसी नाम से बुलाने लग जाएं तो वहां पर क्या है हमारा ओनोमेटोपिया। वर्ड इमिटेट्स द नेचुरल साउंड इट रिप्रेजेंट, जो नेचुरल साउंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसी नाम से हम इसको बुलाते हैं, तो वहां क्या है बेटा, ओनोमेटोपिया। तो नाम से घबराने की जरूरत नहीं है ना, नाम से नहीं डरना है। वूफ, सिजल, क्रैश, रसल, वूश, छू छू, कैसे चलती है ट्रेन, छुक 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 छुक, और उसको कैसे कहते हैं हम, छुक छुक छुक। तो ये सारे जो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे ओनोमेटोपिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिपीटेशन, जहां वर्ड रिपीट हो रहे हैं वहां रिपीटेशन है। रिपीटिंग वर्ड्स फॉर इफेक्ट। स्टेडी 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 द स्नो फेल। तो यहाँ पे एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर दिया है, क्यों, अपनी बात को इंप्रेसिव बनाने के लिए। इंप्रेसिव बनाने के लिए एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर दिया है, तो ये रिपीटेशन है। इससे आसान क्या होगा, है ना। आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, बार बार कहूँ हाँ मुझे पिज्जा पसंद है ना। स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब 2 बार कहने से वो बात ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। तो इसी तरह से रिपीटेशन क्या है बेटा, जब हम रिपीट कर रहे हैं एक ही वर्ड को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, वहां पर रिपीटेशन है। ठीक है, यूज क्या है, यूज वही है बेटा, टू मेक आवर सेंटेंस मोर इंप्रेसिव। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन पे। आई थिंक जितने पोएटिक डिवाइस हमने किए हैं सारे सभी को क्लियर है। स्टिल अगर किसी को किसी भी पोएटिक डिवाइस में कहीं भी डाउट है बेटा प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वीडियो में और बना दूंगी आप लोगों के लिए, बट आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम टाइम में ये नहीं होना चाहिए कि मैम 1 मार्क का रह गया, ये वाला पोएटिक डिवाइस से ये क्वेश्चन आया हुआ था ये किया नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। द थंडर ग्रम्बल्ड एंग्रीली इन द डिस्टेंस। The thunder grumbled angrily in the distance। अब पहले 10 सेकंड आपके, आप अपना फटाफट से देखो, लिखो और फिर मेरे साथ मैच करना क्या वो सही है या गलत है, और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे इतने ठीक थे। The thunder grumbled angrily, grumbled angrily, देखो बेटा ये किसकी क्वालिटी है, ये किसकी क्वालिटी है, ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन किसको दे दी गई है, थंडर को। तो यहाँ पे क्या है हमारा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्या है पर्सोनिफिकेशन। शी इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, एज आ गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं ज्यादा जल्दी बता रही हूँ ना, आगे नहीं बताऊंगी ज्यादा जल्दी, 10 सेकंड तो दूंगी। एज ब्रेव एज अ लॉयन, तो यहाँ पे क्या है, सिमिली, जहां पे एज और लाइक मिल जाए आंख बंद करके सिमिली लिख दो। अगला बताओ भाई, द क्लासरूम वॉज अ जू। ठीक है, लिख लिया। अब मैं बताती हूं, द क्लासरूम वॉज अ जू, जू से कंपेयर किया है क्लासरूम को विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो क्या आ जाएगा, मेटाफोर। अब बाद में लिख के ना, अब यहां पे वो मत कहना कि मैम मेरे तो सारे सही थे, है ना। ऑनेस्टली मुझे रिप्लाई करना। द क्लॉक टिक टॉक्ड लाउडली, अभी पढ़ा, बताओ। द क्लॉक टिक टॉक्ड लाउडली, चलो समझ में आ गया ना।
टिक टॉक लाउडली, मतलब टिक टॉक कर रही है क्लॉक और वही साउंड है और वही आवाज है, उसको हम उसी नाम से बुला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ओनोमेटोपिया। यहाँ पर जो टफ टास्क है ना वो उसकी स्पेलिंग याद करना है, ये याद करना नहीं है, ये तो बहुत आसान है, इसके यूज तो बहुत आसान है, बस स्पेलिंग याद करना टफ टास्क है, ठीक है। ही रैन फास्टर देन विंड, ही रैन फास्टर देन विंड। बताओ जल्दी से, ही रैन फास्टर देन विंड। हाँ जी, ही रैन फास्टर देन विंड, बताओ क्या है, हवा से भी तेज भागा। फिर वो फेंकना शुरू कर दिया ना, फिर लंबी लंबी बतानी शुरू कर दी, हवा से भी तेज भाग सकता है कोई, लेकिन भागा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, हाइपरबोली। क्या है बेटा, हाइपरबोली, फाइन, हाइपरबोली। अगला देखो, द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज। 10 सेकेंड्स, फटाफट सोचो क्या है। फ्लावर डांस कर रहे हैं, क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है ना। नेक्स्ट, सिजलिंग सक्यूलेंट सॉसेजेस, बताओ। देखो एस 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 क्या है, एलिटरेशन, एलिटरेशन, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, ड्रिप ड्रॉप द वाटर फेल, ड्रिप ड्रॉप द वाटर फेल, बताओ जल्दी से, ड्रिप ड्रॉप द वाटर फेल। पानी के गिरने की आवाज है और वही सेम हम उस नाम से हम उसको बुला रहे हैं, तो यहां पे फिर से क्या है हमारा, ओनोमेटोपिया, है ना। नेक्स्ट देखो, रेयर रेड रैबिट्स रिवल विद रेज, रेयर रेड रैबिट्स रिवल विद रेज। आर 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 आर, क्या आ जाएगा, एलिटरेशन। द स्टार्स डांस इन द नाइट स्काई, बहुत इजी है। क्या है, पर्सोनिफिकेशन, स्टार्स डांस कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेशन। अगर और प्रैक्टिस सेशन चाहिए स्पेशली प्रैक्टिस के लिए, आई कैन बी हियर विथ कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आपको दो होमवर्क है आपके, है ना, 2 होमवर्क हैं। क्या है, एक तो आप मुझे ये बताओगे कि आपने कितने खुद से ट्राई किए और कितने सही निकले, ठीक है, विदाउट चीटिंग। दूसरा, अगर पोएटिक डिवाइस अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं, और दोबारा मुझे समझाने पड़ेंगे, या सिर्फ प्रैक्टिस सेशन से काम चल जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं एक और प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँ स्पेशली फॉर पोएटिक डिवाइस, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। फिर हम प्रैक्टिस सेशन मतलब एक और मैं वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगी ओनली फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। सो आज के लिए बेटा इतना ही। आई होप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप मुझे बता देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी पढ़ लेने दो ना, वो भी पढ़ लें, है ना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।